हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स, है ना। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जो वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, इसको स्टडी करते हैं, है ना। तो बेसिकली काइनेमेटिक्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो चैप्टर का नाम तो काइनेमेटिक्स है ना। तो इसको हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, मोशन, और एक हो गया आपका, अच्छा इसको हम वन डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं, 1D मोशन। दूसरा आपका हो गया टू डायमेंशन मोशन, 2D मोशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में रिलेटिव मोशन। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा इसको। पहले रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशन मोशन की बात करेंगे। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। रेक्टिलिनियर मोशन में यानी कि पार्टिकल जो है कैसे चल रहा होगा, ये जैसे सरफेस है, ठीक है। तो पार्टिकल या तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा, या फिर पार्टिकल, कोई बॉल है उसको मैंने ऊपर फेंका तो वो वाई डायरेक्शन में चल रहा है, और वापस बॉल लौट के आएगी तो भी वाई डायरेक्शन में ही लौट के आएगी, है ना। ऊपर प्लस वाई है तो नीचे माइनस वाई डायरेक्शन। तो एक मोशन जो हो रहा है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ऐसे मोशन को डिस्कस करेंगे कि वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और साइमल्टेनियसली वाई डायरेक्शन में भी मोशन है, साइमल्टेनियसली वाई डायरेक्शन में भी मोशन है। मतलब कि जैसे एक बॉल को मैंने यहाँ से थ्रो किया, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से मैंने थ्रो किया, ठीक है, और ये बॉल इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो ये जो मोशन हो रहा है इसमें क्या है कि एक्स डायरेक्शन में भी बॉल आगे बढ़ रही है और वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी जा रही है, यानी कि दो डायरेक्शन में एक साथ मोशन कर रही है ये बॉल। तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो इसका स्पेशल केस हो जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन है। तो रिलेटिव मोशन में हम पढ़ेंगे जैसे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटिव मोशन में, रेन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखा जाए जिससे कि पर्सन जो है सेफ रहे, या फिर जो है रिवर बोट वाली प्रॉब्लम होती हैं, है ना। और जैसे एरोप्लेन विंड वाली प्रॉब्लम होती हैं, है ना, और रिवर स्विमर वाली प्रॉब्लम होती हैं। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स रिलेटिव मोशन में पढ़ते हैं हम लोग। तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो रिलेटिव मोशन में वो सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। और जो रेक्टिलिनियर मोशन है थोड़ा बहुत आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, है ना। जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, जैसे कि v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as, ये सब चीज़ें, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन में, ठीक है। चलो, तो हम रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं अब। रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम वन डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि मोशन केवल और केवल एक डायरेक्शन में हो रहा होता है, केवल और केवल एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है, इसलिए इसे हम
वन डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला टर्म है यहाँ पर पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? ठीक है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करना है। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से आप बताओगे कि यहां से इस पार्टिकल की पोजीशन ये है। सपोज इधर मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इधर मैंने वाई एक्सिस ले लिया, और ये क्या है? ओरिजिन 0,0 है ना, ओरिजिन। तो ओरिजिन को मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन को मैंने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली मैंने एक लाइन बना दी, है ना। जो लाइन ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो उसको हम बोल देंगे पोजीशन वेक्टर, है ना। ये पॉइंट सपोज मान लो 2,3 है, 2,3 है। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन बताई जा रही है वो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है। यहाँ से एक्स एक्सिस पर ये 2 यूनिट, है ना। अगर मैं यहाँ पर यूनिट ले रहा हूँ मीटर, तो 2 मीटर आगे तो एक्स डायरेक्शन में चलना है, और 3 मीटर आगे वाई डायरेक्शन में चलोगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो इस कहाँ से चलना है? ओरिजिन से चलना है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से 2 मीटर एक्स डायरेक्शन में चलो और 3 मीटर वाई डायरेक्शन में चलो, तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। बेसिकली क्या हो गया? पोजीशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताना, एड्रेस बताना हो गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन क्या होगी? पोजीशन को लिख देंगे इट गिव्स द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द पॉइंट। इट गिव्स द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द पॉइंट। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट का लोकेशन या एड्रेस बता रहा है ये पोजीशन। ठीक है, तो इसके बाद ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। है ना, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन एसोसिएट हो गई है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ये पोजीशन वेक्टर बन रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। है ना, अगर एक्स वाई जेड, है ना, तीनों डायरेक्शन को कंसीडर किया जाए, तो अगर पोजीशन हमें दे रखी है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसको पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स इन द आई डायरेक्शन प्लस वाई इन द जे डायरेक्शन प्लस जेड इन द के डायरेक्शन। ये आपका क्या हो जाता है? पोजीशन वेक्टर होता है। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन कितनी दे रखी है? 2,3 दे रखी है, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ पर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 3j। ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर एक तीसरा और होता है यहाँ पर, मान लो 4 होता, तो यहाँ पर प्लस 4k और आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है या ये दिया हुआ है तो एक ही बात है, 2,3 लिख के दे दें या फिर 2i प्लस 3j लिख के दे दें, तो ये हमें क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का एड्रेस बता रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हमें मानना ज़रूरी है, कहाँ से इसका एड्रेस बताया जा रहा है। ठीक है भाई, तो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है? एक्स यूनिट इज मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर हो गई। ठीक है, और इसको हम जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम। कैसे करते हैं? देखो, ये आपका x इधर y, ये हो गया वेक्टर, है ना,
कौन सा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हो गया ये, और इसको हमने मान लिया, सपोज इसकी वैल्यू ले लेते हैं 5 मीटर ले लिया, चलो 5 मीटर। तो ये एंगल सपोज बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताना है तो ईस्ट वेस्ट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसा। तो इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में 5 मीटर एट द रेट 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ से, देखो ईस्ट से 30 डिग्री चलोगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा, है ना। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने पर ये वेक्टर मिल रहा है, तो कैसे लिखा जाएगा, 5 मीटर एट द रेट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा पढ़ा जाएगा। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ उल्टा लिखते हैं एक तरह से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो कितना, 30 डिग्री, तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर एट द रेट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पढ़ेंगे ऐसे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, इसलिए मैंने वो नीचे एरो बना दिया है। दूसरा देखो, एक एंगल ये भी तो बन रहा है नॉर्थ से 60 डिग्री, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 मीटर एट द रेट 60 डिग्री। 60 डिग्री कब, देखो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाओगे तो 60 डिग्री चलना पड़ेगा, तब ये वेक्टर मिलेगा हमें। तो हम इसको लिखेंगे 5 मीटर एट द रेट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उल्टा लिखा जाता है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, समझे बात। तो पोजीशन वेक्टर को हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आता है आपका रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, तो ये तो पोजीशन के बारे में हो गया, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, किसी भी पॉइंट का एड्रेस या लोकेशन बताने के लिए यूज़ होता है, और इसके लिए रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है, कहाँ से एड्रेस बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे समझो कि मैं अगर यहाँ से एड्रेस बता रहा हूँ तो ये रेफरेंस पोजीशन हो गई मेरी, ठीक है। और यहाँ से फिर पॉइंट डिफाइन करूँगा, या मैं यहाँ से बताऊँगा यहाँ से 30 मीटर एक्स डायरेक्शन में चलना है, फिर उसके बाद 40 मीटर वाई डायरेक्शन में चलना है, तो कहाँ से चलना है, इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, तब जाके मैं एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचूँगा, ठीक है। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद में रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन की बात करें तो रेस्ट एंड मोशन का मतलब क्या हुआ, देखो कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मूविंग है, ये बताना, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि रेस्ट एंड मोशन इज़ ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, है ना। तो जैसे कि क्लास की बात करें हम, ठीक है, तो क्लास में ये बोर्ड और जो भी चेयर्स हैं, है ना, तो ये सब क्या है, इस समय मैं देख रहा हूँ इनको, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, है ना, तो मैं देख रहा हूँ तो ये सब स्टेशनरी हैं, ठीक है। मैं इस रेफरेंस फ्रेम में हूँ, इसलिए ये मुझे स्टेशनरी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं स्पेस से देखूँगा, अगर मैं स्पेस से देखूँगा तो अर्थ, ये सब सिस्टम कहाँ पर है, अर्थ पर है। अर्थ क्या है, सन के चारों ओर घूम रही है, तो ये ऑब्जेक्ट भी सन के चारों ओर घूम रहे होंगे, तो मुझे जो है स्पेस से देखने पर ये मूविंग दिखाई देंगे, स्पेस से देखने पर मूविंग दिखाई देंगे। ऑब्जर्वर उस कंडीशन में कहाँ पर है, स्पेस में है, स्पेस से देख रहा है, तो ये अर्थ मूविंग है, तो अर्थ के ऊपर रखे हुए ये ऑब्जेक्ट, बोर्ड, चेयर, है ना, सब कुछ कैसा दिखाई देगा, अर्थ के साथ साथ वो भी रिवॉल्विंग दिखाई देंगे। तो ये जो रेस्ट एंड मोशन है, तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ पर हैं, दोनों कहाँ पर हैं, तो दोनों ही इसी फ्रेम में हैं, तो जो है ये सब रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। अगर ऑब्जर्वर जो दूसरे फ्रेम में चला गया तो ये हमें मूविंग दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इससे कंबाइंड प्रॉपर्टी। तो कोई भी चीज़ को आप एब्सोल्यूट रेस्ट पर नहीं बोल सकते, कोई भी चीज़ को आप एब्सोल्यूट मोशन में नहीं बोल सकते,
है ना, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों कहाँ हैं, दोनों की पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं रेस्ट एंड मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर कंबाइंड प्रॉपर्टी है भाई ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की। ठीक है, यहाँ खड़े हुए हैं तो यहाँ से ये टेबल चेयर सारे के सारे स्टेशनरी दिखाई दे रहे हैं, है ना, और अगर मैं जो स्पेस से जाके देखूंगा तो सारे के सारे मुझे मूविंग दिखाई देने लग जाएंगे, जबकि हैं वहीं पर सारे के सारे, बस लोकेशन ही तो चेंज हो गई है। ऑब्जर्वर अब कहाँ पहुँच गया, स्पेस में पहुँच गया, तो स्पेस से देख रहा है तो उसे सब मूविंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है तो सारा कुछ रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर की, रेस्ट एंड मोशन। कोई भी चीज़ जो है एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में नहीं बोल सकते हम। ठीक है, दे आर ऑलवेज रिलेटिव। तो हम इसको लिखेंगे कि देयर इज नो टर्म like absolute rest or absolute moving. They are always relative. है ना, रिलेटिव होते हैं वो एक दूसरे के, कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, कि जैसे कि एक कार में दो लोग बैठे हुए हैं, ए और बी, है ना, और एक थर्ड पर्सन है सी, वो कार के बाहर है। ठीक है, तो कार मूव कर रही है। ठीक है, तो ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट पर हैं, लेकिन सी के रिस्पेक्ट में ए भी मूविंग है जिस स्पीड से कार जा रही है उसी स्पीड से, और बी भी मूविंग है जिस स्पीड से कार जा रही है उस स्पीड से। अगर ऑब्जर्वर ए है तो बी कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, क्योंकि ए और बी दोनों कार में एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर ऑब्जर्वर सी है तो ए और बी कैसे दिखाई देंगे, मूविंग दिखाई देंगे विद द सेम स्पीड ऑफ द कार। जो स्पीड कार की होगी वही स्पीड ए और बी की भी होगी, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिलेटिव टर्म हो गए, ये एक तरह से रिलेटिव टर्म हो गए, है ना। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये कार में दो पर्सन बैठे हुए हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, और कार मूविंग है, और यहाँ पर एक पर्सन है सी। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी कैसा है, रेस्ट पर है, बी के रिस्पेक्ट में ए कैसा है, रेस्ट पर है ना। तो क्योंकि दोनों कार में बैठे हुए हैं, कार मूव कर रही है v वेलोसिटी से सपोज। ठीक है, बट सी से पूछा जाएगा तो सी ये बताएगा कि ए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से कार मूविंग है। तो अगर ऑब्जर्वर सी है तो ये दोनों मूविंग है ना। अगर ए से पूछा जाएगा तो बी कैसा है, रेस्ट पर है। समझ गए बात। तो इसलिए ये रिलेटिव टर्म है, रेस्ट और मोशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इस समय पोजीशन
हमें दे रखी है इसकी सपोज x1 y1, ठीक है, ये दे रखी है। तो r1 पोजीशन वेक्टर हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है, r2 ये पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना, और ये कहाँ पहुँच गया, x2, y2 पर पहुँच गया, x2, y2 पर पहुँच गया, ये नया पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है भाई। तो अभी पोजीशन इनिशियल में कितनी थी, x1 y1 पर था ये पार्टिकल सपोज। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ, टी टाइम बाद ये पार्टिकल जो है x2 y2 पोजीशन पर पहुंच गया। तो पहले पोजीशन वेक्टर था r1, अब पोजीशन वेक्टर हो गया r2। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों को, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस वेक्टर से। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, r2 माइनस r1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r फाइनल माइनस r इनिशियल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मुझे जो है मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर एक तीसरा टर्म इनमें और होता z1 उधर z2, तो यहाँ पर एक टर्म और आ जाता प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया डिस्प्लेसमेंट का, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है भाई, और ऐसा यूनिट मीटर हो गई, बस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट, ये लिख देते हैं पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये इनिशियल पोजीशन है सपोज, ये फाइनल पोजीशन है पार्टिकल की, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोला जाएगा, जो स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हो सकता है कि पार्टिकल इस तरह से जा रहा हो, ठीक है, इस पाथ से जा रहा हो, तो इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। हो सकता है पार्टिकल ऐसे करके ऐसे जा रहा हो, ये वाले पाथ से जा रहा हो, ठीक है। तो कई सारे वेज हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के, लेकिन इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा ये ब्लू कलर की लाइन जो डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को। तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यह हम ऐसे बोलें कि स्ट्रेट पाथ, है ना, स्ट्रेट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये जो लेंथ होगी इसको हम मैग्नीट्यूड बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट का। ये डायरेक्शन दिखा रहा है इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल की तरफ ये डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। अच्छा,
तो पाथ इंडिपेंडेंट है, कोई से भी पाथ से पार्टिकल मूव करके जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सब क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ये वाला जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, बट इट इज़ नॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। सपोज मैं बोलूँ कि ये पाथ ए है, ये पाथ बी है, तो पाथ ए एंड पाथ बी आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, नॉट द डिस्प्लेसमेंट, दोनों अलग अलग हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा, ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, वही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ। अच्छा, अब इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इफ़ एस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, सेम पॉइंट पर इनिशियल पोजीशन भी है, फाइनल पोजीशन भी। मतलब ये है कि यहाँ से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, ऐसे 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 करके वो गया और यहाँ पहुँच गया, फाइनली भी इसी पॉइंट पर आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक ही जगह आ गए तो इन दोनों के बीच में कोई गैप रहा ही नहीं, एक ही पॉइंट पर दोनों लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर हैं दोनों, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। यहाँ से चला, जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, इस पॉइंट से चला और वहीं पहुँच गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो बनेगी ही नहीं यहाँ पर, तो बनेगी नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल अगर एक पॉइंट से चलना शुरू करे और घूम फिर के वहीं पहुँच जाए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी ज़ीरो हो गई, नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो है, इतना तो चला है वो, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगा। ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये जो पाथ से पार्टिकल चल के गया है, ये पूरा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, समझे बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारे पॉइंट बताए मैंने, 1 2 3 4 5, है ना। एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, जो आपको ध्यान रखना है कि चेंज ऑफ पोजीशन डेल आर से लिख दो इक्वल्स टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। इसको एक पॉइंट की तरह याद रखेंगे हम लोग कि चेंज इन पोजीशन इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, है ना। तो डेल आर इक्वल्स टू डेल एस बोल दो, या फिर जो है डी आर इक्वल्स टू डी एस बोल दो। डी मैंने बताया था वेक्टर जब पढ़ाया था, वेक्टर नहीं, मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था डी क्या है, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, मतलब इन्फाइनाइटली स्मॉल चेंज। तो डी आर इक्वल्स टू डी एस भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल में कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज। चलो अब इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, देखो एक पार्टिकल है, यहाँ से चला ए से,
3 मीटर, फिर 2 मीटर इधर चला, फिर 3 मीटर इधर चला, फिर 2 मीटर इधर चला, फिर 3 मीटर इधर चला और बी पर पहुंच गया। तो ए तो क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन हो गई, और बी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई उसकी। ठीक है, अब मुझे बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, लिख दे रहा हूँ मैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट in moving a particle from position A to position B, and also find the distance traveled by the particle। ठीक है भाई, ये एंगल सारे आपको दिए हुए हैं 90। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो हमने तो पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से देखें, अगर हम ए से बी को डायरेक्ट ज्वाइन किया जाए तो ऐसे करके एक लाइन बननी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा बन गया 2 3 2। तो ये वाली जो लाइन को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो ये 3 होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से ए से चल रहे हैं, इधर 3 गए, आगे 3 जा रहे हैं, आगे भी 3 जा रहे हैं। तो मतलब इसको मैं स्ट्रेट पाथ की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 + 3 + 3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 + 3 + 3 इक्वल्स टू 9 मीटर। ये हो गया है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया है ये, है ना। तो 3 + 3 + 3 इस तरह से। डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो अगर ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, मतलब कि i डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो ऐसे लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखोगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा देखो, ये 3 पहले चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला। तो जितना भी ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो सारा कुछ ऐड होके लिखा जाएगा यहाँ पर। तो कितना, 3 + 2 + 3 + 2 + 3 कितना आ गया, ये 9 + 4 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ देखेंगे बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो स्ट्रेट पाथ बनाने के लिए बस ये लाइन की कमी पड़ रही थी। तो यहाँ से देखा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, है ना। तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर भी ड्रॉ कर दूँ तो इसको ड्रॉ करते ही ये स्ट्रेट पाथ दिखाई दे रहा है ए से बी के बीच में। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 + 3 + 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, हमें x दिया हुआ है 2t² + 3, हमें x = दिया हुआ है 2t² + 3, और हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, है ना,
फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3, ये बताना है हमें। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रखा है, पोजीशन और टाइम में रिलेशन दे रखा है, हमें पोजीशन और टाइम में रिलेशन दे रखा है। x क्या है पोजीशन, t क्या है टाइम। तो हम जो है इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकाल लें। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकाल लोगे तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, एट t इक्वल्स टू 0 मिलेगी हमें, है ना। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर था पार्टिकल, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर t की वैल्यू 0 रख देंगे। तो x इक्वल्स टू 2 0 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन हो गई। फाइनल पोजीशन देखो, फाइनल पोजीशन कहाँ मिलेगी, एट t इक्वल्स टू 3 मिलेगी, एट t इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू, ये इक्वेशन हमारे पास, x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3, तो t की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दें। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 प्लस 3, तो ये कितना आएगा 18 प्लस 3, तो 21 मीटर, ये 3 मीटर। ठीक है, तो पोजीशन ये इनिशियल है, xi लिख दो, ये फाइनल है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितना है 21, इनिशियल पोजीशन कितना है 3, तो कितना हो जाएगा ये 18 मीटर, 18 मीटर। तो इस तरह से हम जो है डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाया हमसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाया इन्होंने। ठीक है, तो 18 मीटर आ जाएगा। तो मतलब t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन निकालो, t इक्वल्स टू 3 पर पोजीशन निकालो, t की वैल्यू 3 रखेंगे तो फाइनल पोजीशन मिल जाएगी, t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी। और दोनों का डिफरेंस ले लो, है ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वो पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमें दिया हुआ है r इक्वल्स टू, क्वेश्चन ये दिया हुआ है r इक्वल्स टू दिया हुआ है 2ti प्लस t स्क्वायर माइनस 4j मीटर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, a 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड। ठीक है, 0 से 1 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताना है मुझे। तो बस वैसे ही करेंगे, 0 t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी, t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो फाइनल पोजीशन मिल जाएगी, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो बस कर देते हैं a पार्ट। b पार्ट में क्या करें, t इक्वल्स टू 1 to 3, b पार्ट है t इक्वल्स टू 1 to 3 सेकेंड। तो a पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो r इनिशियल निकालो पहले। r इनिशियल कैसे निकलेगा, इनिशियली टाइम कितना है 0, तो 0 सेकेंड पर पोजीशन निकाल रहे हैं तो उसको हम r इनिशियल बोल रहे हैं। तो t की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें, तो 2 इंटू 0 इन द i डायरेक्शन प्लस 0 स्क्वायर माइनस 4j डायरेक्शन। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये कितना बचा माइनस 4j बचा। तो ये हो गया आपका r इनिशियल। ऐसे ही r फाइनल निकालो। r फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ पर t की जगह 1 रख दो क्योंकि फाइनल टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड दे रखा है। तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए t इक्वल्स टू 1 रख दो यहाँ पर। तो r फाइनल हो जाएगा 2 इंटू 1 इन द i डायरेक्शन प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 इन द j डायरेक्शन। तो ये कितना मिलेगा 2i प्लस
ये 1 -4 यानी कि -3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सीधा लिख देते हैं -3j। ठीक है, आर फाइनल मिल गया, आर इनिशियल मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसे लिख देंगे। अब फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2i - 3j, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, -4j, ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2i - 3j प्लस 4j। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2i प्लस j, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीटर। ठीक है, यूनिट लगा दी मीटर। अब बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन मिलेगी t इक्वल्स टू 1 पर, फाइनल पोजीशन मिलेगी t इक्वल्स टू 3 पर। तो r इनिशियल निकालो, t की वैल्यू 1 रखो यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, 2i प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4j। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j। आर फाइनल निकालो, आर फाइनल कैसे निकालोगे, टी की वैल्यू 3 रख दो इसमें, क्योंकि फाइनल टाइम कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो आर फाइनल क्या हो जाएगा, 2 × 3i, ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4j। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6i प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 - 4 5j। ये फाइनल पोजीशन आ गई, इनिशियल पोजीशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा, 6i प्लस 5j माइनस 2i माइनस 3j। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6i माइनस 2i मतलब कि 4i, 5j प्लस 3j मतलब 8j। इतना आ गया डिस्प्लेसमेंट मीटर। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। तो भाई देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, पहले ही बता दिया है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, जो भी पाथ से पहुंच रहा है, ये पाथ है, ऐसे करके पहुंच रहा है कोई पार्टिकल इनिशियल से फाइनल तक, तो ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम डिस्टेंस ट्रेवल बोलेंगे, है ना। जो भी पाथ से चले, अगर इस पाथ से चलता है, दूसरा पाथ बना देता हूँ मैं, इस पाथ से चले, है ना, ऐसे, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, है ना। दूसरा एक और पाथ बना देते हैं, ठीक है, ये पाथ से चले तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होती है, जिस पाथ से वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंच रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, हो सकता है कि ऐसे करके जा रहा हो, तो ये सारी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, वो बता दिया जाएगा ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे चलता है, देखो यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे ऐसे, यहाँ पहुँच गया,
फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया इसी पाथ पर, जिस पाथ से ये चल के गया था उसी पाथ पर चलना शुरू कर दिया, है ना। जिस पाथ से आगे गया था उसी पाथ से वापस चलना शुरू कर दिया, जैसा कि हम करते हैं जनरली, है ना। अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से वापस आए, तो जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते पर वापस आ गए। तो हमने डिस्टेंस तो ट्रैवल की कितनी, जितना घर से स्कूल दूर है उतना ही स्कूल से घर दूर है, तो हमने डिस्टेंस डबल ट्रैवल की स्कूल जाने में और आने में। उसी तरह से इसने किया, ये यहाँ से चल के गया, ठीक है। ये मान लो हाउस है और ये क्या है, स्कूल, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो गया, है ना, और फिर उसके बाद वापस आया स्कूल की छुट्टी होने के बाद। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई, जितना यहाँ से जाने में पाथ ट्रेवल किया है उतना ही लौटने में पाथ ट्रेवल किया है। तो जितना ये पाथ है उसका डबल वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी, हमेशा इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होगी। अगर यही डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि जिस पोजीशन से चलना शुरू किया था फाइनली उसी पोजीशन पर आ गए। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कैसी हो गई, सेम हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर, समझे बात। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है वो हमेशा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकती है और बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से कभी भी, है ना। कोई पार्टिकल यहाँ से सीधा भी जा सकता है ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने का, है ना। और यही डिस्टेंस भी हो सकती है, अगर पार्टिकल यहाँ से सीधा जा रहा है तो यही डिस्प्लेसमेंट हो गया और यही डिस्टेंस हो गई। और फिर उसके बाद जितने भी पाथ बना रहे हो उन सब में डिस्टेंसेस कैसी आएंगी, ज़्यादा आएंगी, इससे कम नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये वही लिखा है मैंने कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलो अब इसके आगे वेलोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में।